देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का खास कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम के हमारे मेहमान हैं अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री और पत्रकार से लेखक भी बने हैं, और इनकी जो नई किताब है आंदोलन जीवी, उस पर हम चर्चा करेंगे। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद जी, अपने शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, विनोद जी, आपका पूरा जीवन लगभग पत्रकारिता को समर्पित रहा है। इतने दशकों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगा कि एक पत्रकार को लेखक बनने में इतना समय कैसे लग गया और किताब की प्रेरणा कहाँ से मिली? नहीं, देखिए, पत्रकार तो बुनियादी तौर पर लेखक ही होता है। फर्क ये होता है कि वो जब अखबार में आप काम करते हैं या मैगजीन में काम करते हैं तो आप छोटे छोटी रिपोर्ट्स लिखते हैं, 400 शब्दों की, 500 शब्दों की। हमारे जमाने में जो हमने शुरू किया था तो हजार हजार शब्दों की ब्लॉग रिपोर्ट लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे। अब इन दिनों समय शब्द सीमा बांध दी गई है, 400-450 शब्द। तो लेखन तो उसमें भी होता है, बल्कि वो ज्यादा सारगर्भित लेखन इसलिए होता है कि आकर को साकर भरना होता है। उसके बाद फिर किताब लिखना एक थोड़ा अलग तरह का एक वो है, एक्सरसाइज है। क्योंकि किताब लिखने में आपको बहुत सारी चीजें जुटानी पड़ती हैं, तमाम यादें जुटानी पड़ती हैं। जिन मंजरों से आप गुजर गए हैं उनको दोबारा, उनमें आपको अपने अतीत की स्मृतियों में जाना पड़ता है। और जो बहुत सारी चीजें आपको याद आ जाती हैं उनको आप लिपिबद्ध करते हैं, कुछ कहीं रेफरेंस देखते हैं। तो ये सब तरीके आते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। वो एक अखबार में लिखना है, मैगजीन में लिखना है, तो रूटीन का काम है। आप दौड़ते भागते चलते फिरते रिपोर्ट लिखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। किताब जरा ठहर के लिखनी पड़ती है, थोड़ा रुकना पड़ता है आपको। तो आपने कहा कि इतना समय क्यों लगा? समय इसलिए लगा कि लिखने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए था ना। भाई, हम क्या लिखें? अपनी आत्मकथा लिखें तो मैं कोई महात्मा गांधी तो हूं नहीं जो मेरी आत्मकथा लोग पढ़ेंगे, या मैं कोई इतना जवाहरलाल नेहरू भी नहीं हूँ। तो मुझे लिखने के लिए कुछ तो मेरे पास तथ्य और कथ्य होना चाहिए था। तो जाहिर है मुझे लगा कि अब सही समय है लिखने का, क्योंकि लगभग 37 वर्षों का एक लंबा अनुभव मेरा पत्रकारिता का हो गया। और उस दौरान मैंने जो जो कुछ देखा, सुना, समझा, जहां से गुजरा, जहां जिसको जिया, उस सबको अगर धीरे धीरे अलग अलग टुकड़ों में उसको लिपिबद्ध किया जाए, तो उसकी शुरुआत मैंने अपनी इस किताब से की है, जो मेरी पहली किताब है आंदोलन जीवी। तो अब जहां तक प्रेरणा की बात है, तो प्रेरणा सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी ने प्रेरित किया तो मेरी पत्नी ने प्रेरित किया। मेरी पत्नी अंजू जो है, उन्होंने मुझे लगातार प्रेरित किया कि तुम्हें अब लिखना चाहिए, तुमको लिखना चाहिए। देखो, तुम्हारे सारे मित्र लोग जो है किताबें लिख रहे हैं, जो तुमसे सीनियर थे उनकी कई किताबें आ चुकी हैं, जो तुम्हारे बाद में पत्रकारिता में आए उनकी भी आ चुकी हैं, तुम्हारे जो समकालीन है वो भी लिख रहे हैं, तो तुमको भी लिखना चाहिए। वो बराबर मुझे इसके लिए प्रेरित करती रही। और अगर किसी एक व्यक्ति को मैं प्रेरणा का ऐसा श्रेय दे सकता हूँ तो अपनी पत्नी अंजू को। और दूसरा अगर कोई व्यक्ति है तो वो हमारे जो पब्लिशर हैं और मित्र भी हैं, अपूर्व जोशी, जिन्होंने किताब छापी है, उनकी भी प्रेरणा थी। वो लगातार मुझे टोकते थे, विनोद जी आपको कुछ लिखना चाहिए, किताब लिखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर प्रेरणा की बात है तो ये दो लोग हैं उसकी प्रेरणा के। विनोद जी, मैं आपकी किताब को पढ़ रहा था। शुरुआत में आपने जो देश को आजादी मिली उसके बाद के प्रमुख आंदोलन का आपने जिक्र किया, एक भूमिका बनाई। उसमें आपने अन्ना हजारे के आंदोलन का भी जिक्र किया, लेकिन मुख्यतः आपने किसान आंदोलन को इस किताब का केंद्र बनाया। आपने किसान आंदोलन के पूरे इतिहास के बारे में अपने पाठक को बताया है, और वर्तमान जो किसान आंदोलन हुआ उसमें किस तरीके से राजनीतिक जो समीकरण बने, सरकारों पर किस तरीके से दबाव बना। तो मैं अपने दर्शकों के लिए एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो बुक आपने लिखी, इसके लिए आपको बहुत गहन रिसर्च करना पड़ा होगा, बहुत चीजें समझनी पड़ी होंगी, कई लोगों से मिलना पड़ा होगा, कई लेख आपको निकालने पड़े होंगे। तो वो यात्रा कैसी रही? देखिए आनंद जी, ऐसा है कि ये की जो मेरी किताब है ये कोई एकेडमिक किताब नहीं है। ये एक तरह से रिपोर्टाज है। और ये रिपोर्टाज उन आंदोलनों का है जिनको मैंने खुद कवर किया है एक जर्नलिस्ट के रूप में, जिनके साथ मैं जुड़ा रहा हूँ पत्रकार, बतौर पत्रकार भी। और काफी हद तक उनके मुद्दों से मैं सहमत रहा, तो कहीं कहीं मैं बतौर एक्टिविस्ट भी अपने को उसमें मैंने जोड़ा है। लेकिन एक्टिविस्ट का मतलब कोई धरना प्रदर्शन हड़ताल मैंने नहीं की उनके साथ बैठ के, लेकिन अपने को संबद्ध किया है उन आंदोलनों के मुद्दों से, और एक जर्नलिस्ट के रूप में मैंने उनको कवर किया। किसान आंदोलन चूंकि मैंने सबसे ज्यादा कवर किए हैं। जब मैं 1986 में नवभारत टाइम्स का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी था और मेरठ में पोस्टेड था, उस समय देश में किसान आंदोलनों की एक बड़ी श्रृंखला शुरू हुई थी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आंदोलन शुरू हुआ था। पंजाब में भूपेंद्र सिंह मान जी, अजमेर सिंह लाखोवाल, हरियाणा में प्रेम सिंह दैया, घासीराम नैन, इसी तरह गुजरात में बिपिन भाई देसाई, महाराष्ट्र में शरद जोशी,
विपिन विजय जावंदिया, कर्नाटक में डॉक्टर नंदकुमार स्वामी, बाबा गौड़ा पाटिल, इस तरह तमाम सारे किसान नेता जो थे जिनके साथ मेरे बड़े जीवन संपर्क रहे, क्योंकि सब दिल्ली आते जाते थे और दिल्ली आते आते थे तो मैं उनसे मिलता था। और मेरठ जाने से पहले भी मैं जब हमारा टाइम दिल्ली में भी था तभी मैंने इन आंदोलनों को कवर करना शुरू किया था। जैसे इसमें एक आंदोलन का जिक्र है, शंकर भगवान योगी के छत्तीसगढ़ का आंदोलन है, वो मैं छत्तीसगढ़ से आकर के मैंने उसको कवर किया। मैं वहां बाकायदा जो है रहा, घूमा उनके आंदोलन में। इसी तरह उत्तराखंड में जाकर के मैंने उनके आंदोलनों को कवर किया। तो इस तरह से मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा लाइब्रेरियों में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि मैं खुद उन आंदोलनों में बतौर पत्रकार जुड़ा रहा और उनको कवर किया। और उसके बहुत सारे जो नेता लोग थे तत्कालीन उन आंदोलनों के अगुआ, वो व्यक्तिगत मेरे मित्र भी हो गए थे बहुत, उनसे बहुत अच्छी। उनमें काफी तो कुछ तो इस दुनिया में नहीं है, जो है उनसे आज भी मेरा संवाद है, बातचीत होती रहती है। तो वो सब भी थे। तो जब मैंने किताब लिखने की योजना बनाई तो मुझे लगा अब सही समय है। तो काफी कुछ तो मैंने अपनी जो हमारी स्मृतियां रही, जो मुझे यादें, मुझे अतीत में जाना पड़ा और मुझे वापस 1986, 84, 85 के दौर में जाना पड़ा। और मैंने उसको जो है रिकलेक्ट किया अपनी मेमोरीज में, अपनी स्मृतियों में। और बाकी जो मित्र लोग इस वक्त हैं, जैसे विजय जावंदिया से मैंने बात की, इसमें जो किसान आंदोलन के जो सूत्रधार थे डॉक्टर रण सिंह आर्या, डॉक्टर सत्येंद्र, उनसे बात की। और भी कई जो राकेश रफीक, हरपाल सिंह बिलारी, जो उस दौर के तमाम सारे लोग थे, उन लोगों से मैंने और बातचीत करके कुछ पुरानी चीजें और भी कंफर्म की। इस तरह मैंने एक किताब लिखी। तो काफी कुछ उस किताब का जो है लगभग 3/4 हिस्सा हमारे अपने अनुभव, अपने यादों पर आधारित है। और कुछ जो पहले और दूसरे चैप्टर है जिनमें बैकग्राउंड है, जैसे किसान आंदोलन आजादी से पहले, या उसके बाद किसान राजनीति, इसको मैंने फिर थोड़ा बहुत अपने, वो भी हमारे चूंकि पत्रकारिता का एक हिस्सा रहा है और मेरा पढ़ने लिखने का मेरा शौक रहा है, तो उससे मैंने उसको पूरा किया। और कुछ किताबें मैंने जो थोड़ी बहुत उसमें तथ्य उसमें निकालने के लिए देखा, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने इसमें लाइब्रेरी वर्क या एकेडमिक काम नहीं किया। लेकिन आगे इस किताब का जो एक्सटेंशन मुझे लिखना है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं, उसमें मुझे कुछ एकेडमिक काम जरूर करना पड़ेगा। जैसा कि विनोद जी अभी आपने बताया कि 80 के दशक में आप रिपोर्टर थे, आपने महेंद्र सिंह टिकैत जी का एक आंदोलन देखा, उसने किसानों को पूरा एकजुट किया। आपने अपनी किताब में भी इस चीज का जिक्र किया है कि वो देश का पहला बड़ा किसान आंदोलन था। इसके अलावा आपने अपनी किताब में जिक्र किया है कि वर्तमान जो राकेश टिकैत जी ने जिस तरीके से आंदोलन चलाया और अन्ना हजारी जी का जो एक आंदोलन था, वो तीनों जो आंदोलन थे वो अलग अलग समय में थे, अलग अलग सरकारों के खिलाफ थे। आपको क्या ऐसा दिखाई पड़ता है कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसमें जन भावना अधिक थी और वर्तमान जो किसान आंदोलन था उसमें जन भावना कम? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जन भावना आप किसको मानते हैं? क्या जो मध्य वर्ग, शहरी मध्य वर्ग, वही जन भावना है? जो हजारों किसान एक साल तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे, आंधी पानी बारिश तूफान में, कोरोना की 2-2 लहरें जिन्होंने झेली, वो जन भावना नहीं थी क्या? वो भी तो जन भावना है। वो किसान भी जनता का हिस्सा है। अन्ना आंदोलन कितना चला? अन्ना आंदोलन को तो मैं अभियान मानता हूँ। उसमें अन्ना जी को छोड़ करके, अन्ना जी अनशन पे थे, बाकी सारे लोग क्या कर रहे थे? वो तो स्टेज पर बैठे थे, भाषण देते थे, और बाकी लोग नीचे रहते थे। और दूसरे अन्ना आंदोलन का जो दूसरा दौर था उसमें जरूर बारिश वगैरह आई। पहले दौर में तो उतनी दिक्कत भी नहीं हुई। पहला दौर भी 4-5 दिन का था, 1 हफ्ते का। दूसरा दौर भी 1 हफ्ते का था। ये तो 1 साल का आंदोलन था। महेंद्र सिंह टिकैत के धरने तो 40-40 दिन, 50-50 दिन के होते थे, और 90 धरने होते थे। और उन आंदोलनों में पुलिस का दमन कितना हुआ। अब देखिए, किसान आंदोलन जब पंजाब से किसान चले थे, कितना हरियाणा में उनके साथ कितनी लाठियां चली और कितनी जो है उनकी सड़कें रोकी गई। फिर दिल्ली में कितना उनके साथ जो है जगह जगह जो है टकराव हुआ पुलिस के साथ। इसी तरह जो महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन था उसमें कितनी गोलियां तक चली हैं, रजबपुर में और किशनपुर बराल वगैरह में, कई जगह जो है, और करबूखेड़ी में। और तो आंदोलन तो तब होता है जब गिरफ्तारियां हो, दमन हो, लाठी खाए लोग, गोली खाए, जैसे जयप्रकाश के आंदोलन में था, आजादी के आंदोलन में था। अन्ना आंदोलन तो अभियान था। मैं बार बार उसको अभियान कहता हूँ। आंदोलन शब्द, आंदोलन सिर्फ एक बार अन्ना जी 1 दिन के लिए जेल गए थे, 15 अगस्त को, जब दूसरे दौर में। इन आंदोलनों में तो लोग महीनों जेल रहे, रासुका लगी लोगों पर, घरों में छापे पड़े, क्या क्या नहीं हुआ। दमन जितना जो है, इससे ज्यादा तो दमन, अन्ना जी से ज्यादा दमन तो रामदेव के धरने का हुआ था, जो रामलीला मैदान में, जिससे पुलिस ने लाठियां भाजी थी। अन्ना आंदोलन में तो दमन हो ही नहीं। उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने तो बल्कि बहुत जल्दी समझौता किया था, दोनों बार। यहाँ तो मोदी सरकार तो 1 साल तक जो है उस पीछे नहीं हटी, और 1 साल बाद मोदी जी ने 19 नवंबर को उसको जो है स्वीकार किया। उसके पहले तो बाकायदा उस आंदोलन को लेकर के क्या क्या बातें नहीं कही गई।
तो मुझे लगता है जहां तक जनभावना की बात है, जनभावना अन्ना आंदोलन में भी थी, लोग उससे जुड़े थे, भ्रष्टाचार का एक मुद्दा था उसमें, लेकिन ठोस मुद्दे उसमें नहीं थे। ठोस मुद्दे जो है वो इन आंदोलनों में थे, जिनमें ठोस मुद्दे, और इनसे भी एक आंदोलन जिस पता नहीं आपने मेरी किताब में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जो छत्तीसगढ़ का शंकर भगवान योगी का आंदोलन था, वो तो सतत आंदोलन था। उसमें तो सिर्फ आंदोलन नहीं हुआ, उसमें तो रचनात्मक निर्माण भी हुए। मजदूरों के लिए अस्पताल बनाना, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाना यूनियन की तरफ से, शराबबंदी वहां पर लागू करना, उनके जो है किसानों को खेती की तमाम सारी चीजें बताना। तो आंदोलन के साथ साथ आंदोलन में एक रचनात्मक पक्ष भी था उन आंदोलन में। तो वो आंदोलन ज्यादा मुझे लगता है मील के पत्थर थे। अन्ना आंदोलन आया एक लहर की तरह, शुरू हुआ, उससे एक आम आदमी, उसके गर्भ से एक पार्टी निकली जो आम आदमी पार्टी के नाम से आज दिल्ली में हुकूमत कर रही है, पंजाब में शासन है उसका, और वो भी दूसरे राजनीतिक दलों की तरह एक राजनीतिक दल बन गया है। उसका आउटकम तो ये निकला जो जेपी मूवमेंट का आउटकम था। जेपी मूवमेंट का आउटकम था कि जनता पार्टी उसकी गर्भ से निकल आई, तमाम सारे विपक्षी दलों को मिला करके, और सरकार बनाई। उसके बाद 2 साल बाद सरकार टूट गई। लेकिन किसान आंदोलन, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत का हो, चाहे शरद जोशी का हो, चाहे और तमाम राज्यों में हुए हो, या अभी जो पंजाब की जत्थेबंदियां आई और एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा था उसका आंदोलन हो, उन्होंने एक इशू खड़ा किया, एक किसानों के मुद्दे को राष्ट्रीय एजेंडे पे लाके दिया। शंकर भगवान योगी के आंदोलन ने एक दिशा दिखाई कि आंदोलन के साथ साथ आप रचनात्मक परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आंदोलन ज्यादा बड़े मील के पत्थर। विनोद जी, आपने अपनी किताब में, मैं पढ़ रहा था, आपने अयोध्या मूवमेंट का जिक्र किया कि किस तरीके से अयोध्या मूवमेंट जो बीजेपी ने की और बीजेपी के पक्ष में हवा बनी। आपने मंडल कमीशन का जिक्र किया कि उस समय कितने बड़े आंदोलन खड़े हुए। आपने जेपी का जिक्र किया। मैं जब किताब पढ़ रहा था तो मैं एक चीज सोच रहा था, क्या वाकई में आंदोलन जो है वो राजनीति को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं? क्या ऐसा आपने महसूस किया कि जब पूरे 1 साल तक किसान आंदोलन हुआ और आखिर में प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा, ये कहना पड़ा कि उनकी पूरी कैबिनेट 1 साल तक ये बताने में लगी रही कि ये जो आंदोलन है ये लोगों के हित में नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं अपने किसान भाइयों को नहीं समझा पाया, तीनों कृषि कानून में वापस लेता हूँ। तो एक पत्रकार के नाते आपको लगता है, आपने इतना सब कुछ देखा है जीवन में, कि क्या आंदोलन से राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है? निश्चित रूप से आंदोलनों के जरिए वो मुद्दे खड़े होते हैं, सार्वजनिक विमर्श में वो मुद्दे आते हैं जो जनता से जुड़े हुए होते हैं, और राजनीतिक दलों को उनके हिसाब से अपनी नीतियां तय करनी पड़ती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आजादी के आंदोलन की बात अलग है, वो तो उसके बाद साफ चलिए, उसके बाद इस देश में बहुत सारे आंदोलन हुए जिनका थोड़ा थोड़ा जिक्र मैंने अपने पहले और दूसरे चैप्टर में किया है रेफरेंस के तौर पर। जैसे समाजवादियों का आंदोलन था, दाम बांधो आंदोलन था, नक्सलवाड़ी आंदोलन पानी, का आपने जिक्र किया, नक्सलवाड़ी, हाँ पानी का आंदोलन था, नक्सलवाड़ी आंदोलन था, इसके अलावा अंग्रेजी हटाओ आंदोलन था, सप्त क्रांति थी लोहिया जी की, और फिर जेपी आंदोलन था। इन सब ने राजनीति को प्रभावित किया। अब आप देखिए कि जो समाजवादियों के आंदोलन थे उनकी वजह से 1967 में संविध सरकारें बनी उत्तर भारत में, कांग्रेस का वर्चस्व टूटना शुरू हुआ वहीं से। और उसके बाद जो 74 का बिहार आंदोलन था, जेपी आंदोलन जिसको कहते हैं, उससे 1977 की जनता पार्टी बनी। इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी और फिर इमरजेंसी हटानी पड़ी, और उसके बाद जनता पार्टी बनी। देश की राजनीति में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार देश में बनी। इसके बाद जो ये आंदोलन हुए, जो किसान आंदोलन हुए जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ 80 के शुरुआती दशक में, इन्हीं आंदोलनों ने वो जमीन तैयार की जिसने राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा भरा, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जनमोर्चा बना करके आए। और उसके बाद 1989 में कांग्रेस राजीव गांधी की सबसे बड़े बहुमत वाली सरकार चली गई, जो 415 सीटें जिसके पास थी, और गैर कांग्रेस सरकार आई। और कैसी आई? जिसको एक तरफ से बीजेपी समर्थन दे रही थी, एक तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन दे रही थी, यानी वीपी सिंह की सरकार। तो ये भी आंदोलनों का प्रभाव था। और राम मंदिर आंदोलन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर आंदोलन का ही तो प्रभाव है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई राज्यों में सरकार और केंद्र में है। तो इसलिए आंदोलनों का बहुत प्रभाव पड़ता है राजनीति पर। और आम आदमी पार्टी, ये भी आंदोलन की उपज है, अन्ना आंदोलन की उपज है। अन्ना आंदोलन के गर्भ से पार्टी पैदा हुई। आज दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकारें हैं, और वो आगे मतलब गुजरात में भी खम ठोक रहे हैं, तमाम सारे राज्यों में अपना विस्तार करने के प्रयास में है। तो आंदोलनों से ही किसी भी लोकतांत्रिक समाज में आंदोलनों के जरिए ही राजनीतिक दल बनते हैं। जो स्थापित राजनीतिक दल होते हैं उनको मुद्दे मिलते हैं, वो अपनी नीतियों में और मुद्दों में परिवर्तन करते हैं, जन आकांक्षाओं को समझकर उसके हिसाब से जो है
अपने मुद्दे तय करते हैं। अब राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने 1988 में अपने एजेंडे में लिया, जो शिमला में जो पालनपुर कांग्रेस हुई थी। तो आप सोचिए कि जो अधिवेशन कांग्रेस पालनपुर अधिवेशन जो भाजपा का हुआ था, उसमें भाजपा ने उस आंदोलन, जबकि वो आंदोलन कितने वर्षों से चल रहा था और विश्व हिंदू परिषद ने भी उसको शुरू किया था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको लगा कि एक बड़ा मुद्दा है और उसने उसको शामिल किया अपने एजेंडे में, राजनीतिक एजेंडे में, तो आज भाजपा उसका फायदा मिला। तो आंदोलनों से निश्चित रूप से, अब आज राहुल गांधी अगर पदयात्रा कर रहे हैं, ये भी एक तरह का आंदोलन ही तो है। कांग्रेस पार्टी का पदयात्रा भी एक आंदोलन का हिस्सा होती है। तो अब राहुल गांधी को करनी पड़ रही है ना पदयात्रा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के आंदोलन के बाद लंबे समय तक वो सत्ता में रही और उसने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। विपक्ष के में 77 में गई तो इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के बाद विरोध में कुछ आंदोलन हुए, संजय गांधी गिरफ्तार हुए, और कुछ थोड़े बहुत कुछ संघर्ष हुए, लेकिन इतना बड़ा जो पहली बार कांग्रेस को करना पड़ रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा, तो ये भी एक आंदोलन है। तो इसीलिए आंदोलन और राजनीति दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं, अन्योन्याश्रित हैं, और लोकतंत्र में आंदोलनों से ही राजनीति प्रभावित होती है। पर विनोद जी, यहीं से ना, यही आपके पॉइंट से आंदोलन का विरोध करने वालों पर तर्क निकल करके आता है। जैसे मैं आपको किसान आंदोलन का उदाहरण दे देता हूँ। वर्तमान में सोशल मीडिया, आप जानते हैं, प्रभावी तौर से देश में काम कर रहा है। उस जमाने में जब राम मंदिर के आंदोलन थे तो उस टाइम सोशल मीडिया था। आप भी पत्रकार हैं, आप भी ट्विटर पे हैं, आपने देखा होगा कि इस पूरे किसान आंदोलन में जो आंदोलन, जो विरोधी थे, उनका तर्क यही था कि देश के विकास को बाधित करना चाहते हैं, किसानों के विकास को बाधित करना चाहते हैं। देखिए कि सड़कें ब्लॉक कर रखी हैं, सरकार की मान नहीं रहे हैं, अराजकता फैला दी है, कई हत्याएं भी ऐसे सामने आए कि कुछ लोगों की हत्याएं भी की गई आंदोलन की आड़ में। मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है। तो आपको इस एंगल से जब आप कभी सोचने बैठते हैं तो क्या लगता है कि आप तो आंदोलन के विरोधियों का भी तर्क है सामने? नहीं, देखिए, हर आंदोलन का विरोध भी होता है। आंदोलन हमेशा वर्गीय हितों को लेकर के होते हैं, ज्यादातर वर्गीय हित यानी क्लास इंटरेस्ट के हिसाब से। जब महेंद्र सिंह टिकैत और शरद जोशी आंदोलन करते थे तो उनको कुलक कहा जाता था। खासकर अंग्रेजी मीडिया जो था, उसमें टेलीविजन नहीं था, लेकिन उसमें जो अंग्रेजी अखबार थे उनको कुलक बोलते थे, ये कुलक्स का मूवमेंट है, जबकि वो पूरी तरह से किसानों का मूवमेंट था। आप उसको खाते पीते किसानों का मूवमेंट कह सकते थे, आप उसको कह सकते थे कि थोड़ा जो ज्यादा आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, ट्रैक्टर से खेती करते हैं, या ज्यादा ग्रीन बेल्ट है, कॉमर्शियल क्रॉप्स करते हैं, आंदोलन आप कह सकते थे। लेकिन कुलक्स नहीं थे वो। कुलक तो रूस में एक अलग तरह की का वर्ग था, जैसे जमींदार वर्ग थे, लेकिन उनको कुलक कहा गया। और ये सारे तर्क आंदोलन के विरोध में हमेशा गढ़े जाते हैं। कुछ कोई आजादी का आंदोलन जब गांधी जी कर रहे थे तो अंग्रेजों के तर्क आप उठाइए ना। उस वक्त तो अंग्रेजी अखबार थे, उस वक्त जो ब्रिटेन के अखबार थे, जो इंग्लैंड के तमाम सांसद थे, चर्चिल थे, जो गांधी के विरोधी थे, उनके आप तर्क उठा के देखिए। और तो और उस आजादी के आंदोलन में भारत में कई ऐसी संस्थाएं थी जो उसका विरोध करते हुए तर्क दे रही थी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, वो एक बड़ी अलग बहस का विषय है, और वो विरोध कर रहे थे। तो आंदोलन के विरोधी हमेशा इसी तरह के तर्क देंगे कि साहब ये तो सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये प्रगति के बाधक हैं, ये जनजीवन को वो करना चाहते हैं, अस्त व्यस्त करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, अराजकतावादी हैं। तो ये सब तर्क हमेशा हर आंदोलन के विरोध में दिए जाते हैं। अभी जब हांगकांग में चीन के अधिशासन के खिलाफ तमाम लाखों लोग जो है जो धरना दे रहे थे, तो दुनिया में समर्थन भी मिल रहा था, विरोध भी हो रहा था उसका, चीन सरकार विरोध कर रही थी। अभी किसान आंदोलन के समय आपने सही कहा, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, खासकर शहरी लोगों ने या सरकार के समर्थक वर्ग ने बहुत विरोध किया, क्योंकि उनको लगता था ये सरकार के विरोध में आंदोलन है, तो इसके विरोध में जितने तर्क गढ़े सकते हैं गढ़े जाने चाहिए। यही परीक्षा होती है आंदोलनकारियों की। असली परीक्षा आंदोलनकारियों की तभी होती है जब वो अपना आंदोलन कर रहे हों और उनके ऊपर तमाम तरह के हमले हों। सिर्फ पुलिस की लाठी गोली का हमला नहीं होता, पुलिस की लाठी गोली के हमले के लिए भी तर्क गढ़े जाते हैं। अब वो तर्क जो है मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, प्रचार तंत्र के जरिए वो लोगों के बीच फैलाए जाते हैं, ताकि उस आंदोलन को जन समर्थन न मिले। और जन समर्थन नहीं मिलेगा अगर, तो निश्चित रूप से उसको तोड़ना, उसको कुचलना, उसको खत्म करना आसान रहेगा। इसीलिए ये आंदोलनकारियों का जो नेतृत्व होता है और जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी समझदारी पर निर्भर है कि कैसे वो शांतिपूर्ण तरीकों से, संवैधानिक तरीकों से अपने जो प्रदत्त अधिकार हैं लोकतांत्रिक, उनका इस्तेमाल करते हुए, हिंसा को पूरी तरह से निषेध करते हुए
अराजकता का निषेध करते हुए अपने आंदोलन को जारी रखें और सामान्य व्यक्ति, आम जनता, दूसरे वर्गों के जो लोग हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो और कोशिश करें कि अपने मुद्दे उन तक समझाएं, पहुंचाएं कि हम मजबूरी में सड़क पर बैठे हुए हैं, हमें कोई शौक नहीं सड़क पर बैठने का, लेकिन हमारी ये तकलीफ है, और उनका समर्थन अपने साथ जुटाएं। किसान आंदोलन इस मामले में काफी हद तक सफल रहा। तमाम मौके आए, उस पर हमले हुए। याद कीजिए लाल किले की जब घटना हुई तो लगा था किसान आंदोलन खत्म हो गया। इसके बाद एक हत्या हुई किसी की, एक दलित की, वो जो निहंग किसी ने की थी, कोई पकड़ा गया था। एक महिला के साथ बलात्कार की घटना भी हुई। लेकिन इन सब के बावजूद किसान आंदोलन और उसका नेतृत्व अपने मुद्दे पर, अपने मुद्दों पर, अपनी शांतिपूर्ण कार्यशैली पर डटे रहे और उन्होंने उस आंदोलन को भटकने नहीं दिया, उसको अराजक नहीं बनने दिया, उसको जन विरोधी नहीं बनने दिया। क्योंकि जब आंदोलन हिंसक हो जाता है तो सत्ता तंत्र के लिए, किसी भी सरकार के लिए उसको कुचलना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हिंसक आंदोलन कभी सफल नहीं होता। अहिंसक आंदोलन आमतौर पर अगर जनता का समर्थन है तो ज्यादातर अपने मुद्दों को हल कराने में कामयाब रहते हैं। विनोद जी, चर्चा का आखिरी सवाल है, चूंकि आपने किसान आंदोलन के ऊपर बहुत विस्तृत लिखा है, महेंद्र सिंह टिकैत जी हो या राकेश टिकैत जी का जो वर्तमान आंदोलन रहा, आखिर में जाते जाते मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि पूरे 1 साल का किसान आंदोलन रहा, एक व्यापक मीडिया कवरेज मिली, प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा, आपको लगता है इस आंदोलन से किसानों का भला होगा? देखिए, इस आंदोलन से किसानों का इतना भला जरूर हुआ है कि चलिए कृषि कानून तीनों वापस हो गए। अब उस कृषि कानूनों को लेके उस पर एक बहस हो सकती है कि किसानों के हित में थे या खिलाफ थे। प्रधानमंत्री ने खुद माना कि हम समझा नहीं पाए अपने किसान भाइयों को। तो एक तो वो किसान कानून वापस हुए, दूसरा एमएसपी का मुद्दा, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा आज भी बना हुआ है और देर सवेर वो मुद्दा फिर आएगा। हो सकता है लोकसभा चुनाव में वो मुद्दा एक मुद्दे के रूप में आए। और तीसरी बात है, जो कृषि क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है विकास का, वो राष्ट्रीय एजेंडे पर राजनीतिक रूप से जनता के सामने, राजनीतिक दलों के सामने एक मुखर रूप से आया है, जो पिछले कम से कम कई वर्षों से वो हाशिए पर चला गया था। खास करके मंडल और कमंडल की राजनीति के बाद, जब मंडल और कमंडल की राजनीति देश में शुरू हुई, जब मंडल और मंदिर की राजनीति शुरू हुई, जब मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हुई, जब जातीय ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से राजनीतिक दल जो है अपनी सियासत करने लगे, तो किसानों के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे, आम जनता के मुद्दे वो हाशिए पर चले गए। तो कम से कम किसान आंदोलन ने एक बार फिर से वो जातीय ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को पीछे करके किसानों के मुद्दे, गांव के मुद्दे, आर्थिक ग्रामीण विकास के मुद्दों को एक बार फिर से हाशिए से वापस मुख्य धारा में लाने का काम किया है। आज हर दल किसानों की बात कर रहा है। उनके घोषणा पत्र भी आप जब कभी आते हैं चुनाव के, तो उसमें किसानों से जुड़े मुद्दे होते हैं। कम से कम ये एक बड़ी कामयाबी है किसान आंदोलन की। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा विनोद जी की काफी समय से किसान हाशिए पर पड़े हुए थे और अब मुख्य धारा में वापस आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उनकी सारी समस्याओं पर ध्यान देगी। आपकी किताब वैसे ही बहुत तहलका मचा रही है, हम चाहते हैं कि आंदोलन जीवी 2.0 भी जल्द जो है बाजार में दस्तक दे। आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।